ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर दंगों की, बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा को लेकर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर मुद्दा होता है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर जो है सियासत क्यों हो रही है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा जो पीड़ित युवक हैं, कभी राहुल गांधी ने कहा था कि रैली के दौरान कि कुछ युवक आईएसआई के संपर्क में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती है कि कुछ लोग हैं संपर्क में। हालांकि शामली और कुछ कैंपों में जाकर के दिल्ली पुलिस के लोगों ने छापे भी मारे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से कुछ जानकारियां सामने आई हैं। इस तरह का दावा दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अपने ही देश में बड़े पैमाने पर लोग दंगे की मार झेल रहे हैं, बड़े पैमाने पर अपने घरों से बेघर हैं। रिहेबिलिटेशन की बात ना करके जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां यहां पर राजनीति कर रही हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सियासत कर रही हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा गया है स्पेशल सेल की तरफ से, दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से क्या कुछ बात सामने आई है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हमने दो व्यक्तियों को पकड़ा था जिसके नाम मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद राशिद है, और ये दोनों मेवात रीजन के रहने वाले हैं। इसके अलावा पकड़ने के बाद हमने इनसे पूछताछ किया, इनके बैकग्राउंड चेक किया, और साथ में ही इनसे उस दौरान जितने भी लोग कांटेक्ट में थे उनके बारे में हमने पूछताछ किया। हमने ये भी पाया कि ये कुछ लोग जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उस रीजन में रहते हैं, उनसे इनका कांटेक्ट था। तो हमने जब इनसे पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये एक और व्यक्ति जिसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, उसके साथ राशिद और वो एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वे दोनों देवबंद गए थे, और देवबंद से जब लौट रहे थे तो एक लियाकत नाम का व्यक्ति है जिसको वो पहले से जानता है, उससे फ़ोन से बात किया और वो कहा कि रात को लौटते वक्त रात को उसके घर पे रुकेंगे और सुबह पलवल और मेवात के लिए वो ट्रेन ले लेंगे। लियाकत और ज़मीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में उसे इनकरेज करने की कोशिश किया कि वो कुछ लोगों को इंतज़ाम करे जिससे वो किडनैपिंग की जा सके और उस पैसे को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल। बलूची एक एलईटी का कमांडर है और इसके बारे में हमारे को बहुत पहले से ही इंफॉर्मेशन है। अब्दुल सुभान वो 2001 में एक ये एलईटी का मेंबर है, और 2001 में आफ्ताब अंसारी और आमिर रजा खान के साथ और भी 7-8 लोग थे, उनके साथ ये टेरर के केस में बंद हुआ था। इनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की थी। ये 2011 तक ये सजा काटा और 2011 में ये जेल से बाहर आया। तो दिल्ली पुलिस कहती है कि लश्कर के कुछ लोग संपर्क में हैं, वहां पर कुछ लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन वो दंगा पीड़ित नहीं है, इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से एक तरह की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जो बातें हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो बातें कही गई हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं, ठीक है। 2 तरह की बातें यहां पर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के बीच में उभर करके सामने आई हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी कहती है इस पर सियासत ना करो। बीजेपी के नेता
राज्यपाल से मुलाकात करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस कहती है कि नहीं, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो बात पूरी तरह से सच और सही साबित हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं आजम खान? सियासत न करने की जो बात कही गई है वो सुनते हैं। राहुल गांधी साहब को बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने ये कहा भी था कि उनके संपर्क में है, तो या तो राहुल जी ने उनकी डिटेल्स बताई होंगी, और अगर नहीं बताई हैं तो उनके साथ साथ राहुल जी से भी ये पूछना चाहिए कि आपके संपर्क में कैसे आए। तो राहुल गांधी पर भी यहां पर सवाल खड़े करते हुए आजम खान, समाजवादी पार्टी के नेता, अदीब साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये लश्कर का जिस तरह की बात सामने आई है कि ये जो तमाम चीजें हैं, आखिर जिस तरह की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो बात हो रही है, कैसे इसे देखा जाए, क्या हो रहा है आखिर? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली की स्पेशल सेल पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग, इनकी 2 दर्जन से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कह के जजमेंट दिए हैं कि ये फिक्टिशियस घर में बनाए गए हैं। और ये जो आप बयान सुन रहे हैं, इससे आप क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, कुछ लोगों को इलेक्शन जिताना है। और ये एक ट्रेंड चल रहा है जब से, देखिए, मीडिया के आने के बाद गुजरात के फसाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था। उससे पहले जब दंगे होते थे तो हम ही डिफेंसिव होते थे। मीडिया जब आ गया, उसने साबित किया दंगे किसने कराए। उसके बाद से हर मुसलमान की जेब से उर्दू का खत, पाकिस्तान का नंबर, वो पकड़े जाने लगे। आज वो लोग 10-10, 12-12 साल के बाद कोर्ट से छूट रहे हैं। हम ये सब बकवास समझते हैं। सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपके जरिए कि वो लोग जो हजारों की तादाद में घर से बेघर हो गए हैं, उनकी जान छोड़ दीजिए अल्लाह के वास्ते। क्योंकि बंबई के फसाद के बाद 10 साल सैकड़ों मुसलमानों को पकड़ लिया कि बदला लेने जा रहे हैं। फिर गुजरात के फसाद के बाद का बदला लेने जा रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा कोहराम हुआ है, अब वहां जिनके पास एक रात में जो यतीम और यसीर हो गए, एक रात में जो भिखारी बन गए, उनके ऊपर भी तुम शक और शुबे की तीर चला रहे हो। ये भी नहीं बोल रहे हो। अरे भाई, ये 15-20 दिन पहले मेरे पास मेवात के लोग आए थे कि पुलिस हमारे यहाँ रातों में छापे मार रही है और हमारे यहाँ मौलवियों को पकड़ रही है। ये 20-25 दिन पहले की बात है। मेवात से मौलवी लोग आए थे मेरे पास। मैंने कहा, भाई कोई क्या किस्सा क्या कहा था, अब ये नहीं पता, हम लोग रातों रात में घरों पे नहीं रह रहे हैं। ये 1 महीने से ये ऑपरेशन मेवात में चल रहा था। फिर पता लगा कि कोई 2 लोग पकड़ लिए गए जिनके नाम अभी बताए गए, और ये कहा गया कि साहब इन्होंने टेलीफोन पे पाकिस्तान से बात की थी। क्योंकि हमने जब होम मिनिस्ट्री में मालूमात कराई उन्हीं की मदद के लिए कि भाई अगर ये है मुजरिम, मेरा शुरू से कहना ये, अगर कोई आदमी मेरे देश का नहीं है तो उसे हैंग करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। लेकिन अगर आदमी नहीं है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि शक और शुबा पैदा करो, ये बुनियाद सिर्फ इसलिए की जाती है कि इस मुल्क में एक बड़ा तबका हिंदुओं का सेकुलर है। उसके दिल और दिमाग में ये बात बिठा देनी है कि इस मुल्क का हर मुसलमान जो है गद्दार। राजनीतिक फायदा है, ये सिर्फ राजनीतिक खेल है। राजनीतिक फायदा है। दिल्ली पुलिस, मेरे को शर्म आती है कि इस तरीके की बात एक इतने सुलझे हुए व्यक्ति कर रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये गेम आज की नहीं है, ये 1947 से पहले की गेम चल रही है जो कि कांग्रेस ने खेली है। गेम है ना, खेलती जा रही है, सियासत हो रही है ना, ये तो खेल रहे हैं कांग्रेस। अच्छा, आप 2002 के बाद आतिफ साहब एक सवाल, और आप मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपसे बहुत इज्जत से एक चीज पूछता हूं। आपने 2002 के दंगों को आप बार बार फरमाते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं। 2002 के बाद क्या कोई और वहां पे दंगा हुआ या कहीं और दंगा हुआ? आप इसका सवाल, मेरे भाई इसी का तो जवाब दे रहा हूं आपको कि दंगे जब मीडिया ने क्लियर कर दिए किसने किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एसआईटी ने बहुत क्लियर, जो ये इंडस्ट्री चल रही है 12 साल से, उसको खारिज करा। उसके बाद ही आतंकवादी आ गए, कोई टुंडा आ गया, कोई जिंदाल आ गया, कोई भटकल आ गया, मीडिया में हंगामा। अच्छा, कहां ये लोग भाई? अरे कहा गया कि एक टुंडे साहब आए हैं, वो बम मार रहे थे, जामा मस्जिद में सामान लेके गए थे, टीवी ने दिखाया गया, आप लोगों ने हल्ला मचाया, हमने भी हल्ला मचाया कि भाई ये एक आदमी न चल पाता है न बोल पाता है, साला चल, उसको हिसाब किताब ही सही नहीं, बम रखने गया था तो फोटो भी आ गई। अब
रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ सब झूठा था। उसका क्या हुआ? क्रेडिबिलिटी पुलिस के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी जीरो है। और ये सब तमाशा इसलिए हो रहा है, ये तमाशा इसलिए हो रहा है। रमन साहब, एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप सन 47 उसकी बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त राकेश भाई ने कहा आपसे, हरिकेश भाई ने कहा, मैं आपके सामने आपकी बुक्स रखना चाहता हूं। सर, मैं भी आपके सामने आप बुक्स लाएंगे की किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। आपको मेरी बात सुन लीजिए। मैंने गुलगारकर जी की किताबें बहुत पढ़ी हैं। सुन लीजिए। 1969 गुजरात एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब किसी का नाम लेते हैं ना कि देशभक्ति में, तो नाम आपके मुंह से आता है पटेल जी का। वो आपके नहीं थे, वो कांग्रेस के थे। आपके मुंह से नाम आता है, वो आपके नहीं थे, कांग्रेस के थे, जिसका नेहरूकरण नहीं हुआ था। लेकिन आप गुलगारकर का नाम क्यों नहीं लेते? आप हेडगर का नाम क्यों नहीं लेते? आप सरवारकर का नाम क्यों नहीं लेते कि उन्होंने देश के लिए क्या किया? लेते हैं। कहा किया? सरवारकर साहब का नाम कर नहीं लिया। उन्हीं का तो किताबें बता रहा हूँ। 1923 में उन्होंने तो कहा था कि ये टू नेशन थ्योरी है। उन्होंने कहा था कि सन 25 में सेकंड किया और हजारों मुसलमानों ने जिला 1925 में 1925 में सेकंड किया। ये लोग इस पर सियासत हो रही है। सियासत बिल्कुल ये हो रही है। और ये देखिए, हालत ये है, पहली बात तो ये है, कदीप साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि बहुत सारे इनोसेंट लोग भी पकड़े गए हैं और अब धीरे धीरे वो अदालतों से छूट भी रहे हैं। अगर वो सचमुच अपराधी होते तो अदालतें तमाम, पुलिस भी केस बना रही है, दूसरी एजेंसी भी उनके अदालत के सामने जा रही है। 10 साल से आपकी सरकार चल रही है साहब। ठीक है, उसके बावजूद, इसलिए कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी हो चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी इनोसेंट आदमी इस तरह से न पकड़ा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी ने मोदी साहब को क्लियर कर दिया तो आप उसी कोर्ट में, सुनिए साहब, आप बार बार अरे आप सुनते क्यों नहीं? क्यों चलाए जा रहे हो? माया कोड रानी क्या चीज है? तो जो आपने टाइगर साहब को, सज्जन कुमार को दी, उनके खिलाफ कैसे चल रहा है आदमी? तो जेल हमने उनको छोड़ा कहाँ है? रमन यहाँ देखिए, इस बात पर नहीं आप जस्टिफाई हमने भी गलत किया है। जस्टिस डिनाइड। ये तो जाइए अदालतों से पूछिए इस बात को। वो अदालतों पर किसी पार्टी का, किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसलिए नहीं जस्टिफाई होती है कि हमने भी कोई गलती की है। अगर हमने गलती की है तो की है, उसकी सजा भी हमें भुगतना है और भुगतेंगे या भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आप किए हैं तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, आप उससे बच के नहीं निकल पाएंगे। ठीक है हरकेश जी, मुस्तफा साहब, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि ठीक है, तमाम चीजें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले में एक विशेष समुदाय यहां पर सामने आकर के खड़ा होता है, अगर उसकी बात की जाती है तो तुष्टीकरण की बात आती है। हर तरह से राजनीति हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं देखिए बहुत साफ कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की क्रेडेंशियल्स पर तो बात हो गई जी, लेकिन यह है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिक्स ने पोल्यूट कर रखा है, चाहे वो गुजरात का हो चाहे दिल्ली का हो। ये बात भी किसी के लिए नई नहीं है कि गुजरात की जुडिशरी पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास खत्म कर दिया था। यहाँ पर भी अगर ये कहते हैं रमन जी के साहब यहाँ पर 10 साल की हुकूमत में ये कर रहे हैं, तो दोनों पार्टीज के लोग इनडायरेक्ट में ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां वो कर रहे हैं। ये हालत जो है पुलिस की है, पुलिस को आप इस्तेमाल करेंगे। यही दिल्ली पुलिस है जिसने वो शाह को बीएसएफ से रिकवर किया और दिखाया गोरखपुर से आतंकवादी बोलकर, उसके पास से रिकवरी भी दिखाई। जब उसके वहां से बीएसएफ के ऑफिसर ने कंफर्म किया, थू तो होने लगी, तो उसको बेल आउट कर दिया। लेकिन पुलिस से नहीं पूछा कि तुमने रॉन्ग आर्म्स रिकवरी कहां से दिखाई, ये पता ही नहीं कहां से आए, उनसे कोई जवाबदेही नहीं होगी। फिर दूसरा खराबी यह है कि आप मार रहे हैं, हजारों लोगों को निकाल रहे हैं। अब अगर वहां पर कुछ ऐसे बच्चे कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, उनसे अगर कुछ फॉरेन से कांटेक्ट हो रहे हैं, तो ये दिल्ली पुलिस इतनी अगर सक्षम हो गई है तो यूपी पुलिस को खत्म कीजिए, हरियाणा पुलिस को खत्म कीजिए, एनआईए को खत्म कीजिए, आईबी को खत्म कीजिए, रॉ को खत्म कीजिए और सारा चार्ज दिल्ली पुलिस के हवाले कर दीजिए। तो एक अजीब तमाशा है।
ये जो सिचुएशन है, रियलाइज इसको नहीं करना चाहते कि साहब वहां पर अगर कुछ बच्चों को गुस्सा आता है, मैं इसका कायल नहीं हूं कि गुस्सा आता है तो रिएक्ट करें, लेकिन आप लोगों को काटेंगे, मारेंगे, इज्जत लूटेंगे, उनके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। कोई दिल्ली पुलिस, कोई एनआईए, कोई आईबी उन मुजरिमों को घेर कर नहीं लाता कि देश में ये क्या हो रहा है और इतने देशवासियों को कैसे जो है फ्लड की तरीके से निकाला जा रहा है, उनकी इज्जत से, जान माल से खिलाया, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसके कोई एविडेंस नहीं आएंगे, उसके कोई मुजरिम नहीं मिलेंगे, उसके मुजरिम दंदनाते फिरते रहेंगे, मिलेगी तो गरीब कौम मुसलमानों की। इनके ऐप पर पर्दा डालना है तो मुसलमान, उनको अपने पर तो वजह क्या नजर आती है कि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक सुरक्षा का कोई इशू नहीं है जी, ये खुद अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग मिलकर देश को विभाजित कर सकते हैं तो वो फिर नागरिकों को विभाजित करने में उनके लिए क्या मुश्किल है। चाहे कितनी देश प्रेम की बात करें, चाहे कितनी देशभक्ति की बात करें, लेकिन सारे एविडेंस बताते हैं कि चाहे यहां हो या वहां हो कि विभाजन इन्होंने अपने सत्ता के लोभ में किया है और इस विभाजन की सजा इन पर आती है। और यही सत्ता इंसानों की भेंट देता है, वो मुजफ्फरनगर कराता है, चाहे वो 69 में हो, चाहे 2002 में हो, लेकिन ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है, ये देश की सेवा नहीं है, ये देश की बर्बादी है, स्वार्थ है। हरिकेश जी, अपना मफाद हासिल करने के लिए, अपने हित को सेट करने के लिए राजनीति हो रही है। देखिए, मैं इस बात का कतई कायल नहीं हूं कि ऐसा काम किया जाना चाहिए किसी के द्वारा। राजनीति की जाती है और राजनीति में जो लोग आते हैं कुछ खास उद्देश्य लेकर के आते हैं, और पहले हम लोग जिस संस्कारों में पले बढ़े हैं उसमें हम लोगों को यही शिक्षा मिली है कि अगर हम राजनीति में हैं तो सत्ता इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि हम अपने सिद्धांतों के अनुसार देश और जनता की सेवा करें, न कि झगड़े कराएं और उपद्रव कराएं और समाज को बांटें। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं। आज पूरी कांग्रेस खड़ी होकर के कहती है कि नहीं साहब, जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा, आज बात साबित हो गई। ये बात दिल्ली पुलिस ने कहा है, अगर इस पर कोई बात ऐसी आती है, मान लीजिए ये बात अगर है, तो ये मामला भी अदालतों के सामने जाएगा, वहां से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने वहां पर जाकर के क्या किया, आज ये चीजें सिर्फ हम लोगों ने आज न्यूज में, न्यूज चैनल्स वगैरह में देखी हैं, लेकिन इस बात में कहां तक क्या सच्चाई है इसको अभी भी गंभीर मुद्दा है, चाहिए। गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आप किसी कौम को सीधे इस तरह ब्लेम भी नहीं कर सकते, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, आईबी हो, कोई हो, लेकिन अगर कोई असलियत है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं तो उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए, परख होनी चाहिए, तभी किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगना चाहिए। मैं तो इसी राय। रमन, ये एक बहुत करेक्ट चीज है कि किसी एक कौम के ऊपर ऐसे फोकस नहीं होना चाहिए। ये इस देश का जो सैद्धांतिक कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके बिल्कुल विपरीत है, जो कि उस दौरान से पहले थी जब ये इमरजेंसी के दौरान इसमें सेकुलरिज्म वर्ड डाला गया था। उससे पहले जो कैरेक्टर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बिल्कुल विपरीत है ये। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, चाहे वो नली राइट्स थे या भागलपुर राइट्स थे, जहां कांग्रेस इन्वॉल्व थी और कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ही सारा कुछ, सारी प्रणाली कांग्रेस के अंदर थी, तो उस टाइम जो आज ये लोग खैरखा बनते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि जी ये फसाद कराते हैं और वो करते हैं और इस तरीके का और उस तरीके का इल्जामात लगाते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि आज तक हमने ही मुसलमानों को देखा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो जिस टाइम बीजेपी नहीं थी, उस टाइम जितने रॉयट्स कांग्रेस के अंडर हुए थे, तब कौन आके करा रहा था, तब किसने करा था? आज तक क्यों मुसलमान जनता जो है वो इतनी दरिद्रता में रहती है? क्यों उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है? क्यों अनएजुकेशन है? क्यों ये 30% लोग हिंदुस्तान के मर रहे हैं? सवाल ये है कि आप क्यों विपक्ष में है, ये उसको भी सोचना है। ये इसी के ऊपर सबका विकास सबके साथ, इंडिया फर्स्ट इज द सेकुलरिज्म रिक्वायर्ड इन दिस नेशन। ये सेकुलरिज्म नहीं है जो आप करते हैं। सेकुलरिज्म ये है कि सब एक बराबर हैं, सबको बढ़ने का मौका दो, सबको पढ़ने का मौका दो, सबको बराबर सुरक्षा दो। ठीक है अदीप साहब। देखिए, अभी रमन जी ने जो कहा सब ठीक कहा, लेकिन मेरी जो लड़ाई है या शिकायत है, 65 साल में मुसलमानों के दिलों से सेंस ऑफ फियर नहीं निकला। ये सरकारों की जिम्मेदारी थी
कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करते और खौफ हिरास निकालते, ये नहीं हुआ, ना आज तक होगा। यही कमजोरी है इस मुल्क के सिस्टम में। 20 करोड़ लोग, और ये सब इसी किस्म के तमाशे होते रहते हैं। अभी वो लोग चंद महीने सिस्टम पहले कमजोर है या राजनीतिक पार्टियों का मन साफ नहीं? देखिए, ऐसा है, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस फोर्स है वो कम्युनलाइज है, वो ऑनेस्ट नहीं है। ये उसकी वजह है, क्योंकि पॉलिटिकली कब्जा नहीं कर पाए, इसलिए कि पॉलिटिकली इस मुल्क का हिंदू बेसिकली अभी बहुत सेकुलर है। वो अभी भी उस कॉन्सेप्ट को समझता है जिस कॉन्सेप्ट पे देश की बुनियाद रखी गई थी, साझी विरासत थी ये। पॉलिटिशियन इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं, वो चाहता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसी मुल्क में मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। यह मुल्क सेकुलर मुल्क है। यहां हम जब बच्चे थे, छोटे थे और जवानी तक, जब कोई इफ्तिताह होता था, किसी उद्घाटन होता तो फीता कटता था। अब नारियल फूटता है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ थाना कचेरी कहीं पर भी कोई मजहबी वो नहीं होगा। हर थाने पर एक मंदिर है, यानी मुसलमान की मस्जिद नहीं बनेगी, मंदिर बन जाएगा। सुन लीजिए, ये सब बातें ऐसी हैं जो धीरे धीरे होती गई। मुझे याद है जब 92 का दंगा चल रहा था, सुरेंद्र मोहन जी के साथ हम लोगों ने थानों पे जाके चेक किया था। बंदूकों पे, राइफलों पे जिनको हिफाजत करनी थी, उस पे 2500 बंदूकों पे मैंने देखा इनक्रेव था, हे राम, राम मंदिर इनक्रेव था। ये दिखाया था कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी सूरत से ये गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, वो मैनेज नहीं कर पाई। मुस्तफा साहब, किस तरह से हालात बेहतर होंगे? देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जाहिर सी बात है देश को भी मजबूत करना है, आपस में मेलजोल को भी बढ़ावा देना है। देश, ये देखिए, देश सुरक्षित है, देश के चलाने वाले देश को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। बात जो आ रही थी आखिर में, तो रमन जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये सारी चीजें जो अदीब साहब भी फरमा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो बंदूक की नाल पर जो लिखा हुआ है वो गुजरात में लिखा हुआ है, बल्कि वो भारत की पुलिस के बंदूकों पर लिखा है, जिसमें मेजर पार्ट में कांग्रेस भी रही है। और ये मंदिर अगर बने हैं तो वो कांग्रेस की एज में बने हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स की है, उस पॉलिटिक्स में ये बात कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि एक गुजरात के मुकाबले में, मैं ना गुजरात को डिफेंड कर रहा हूँ ना कोई डिफेंड करने का सवाल उठता, लेकिन जिस नीली का हवाला रमन साहब ने दिया, 6 घंटे में 3300 को मार दिया आपने, और आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, उसको कंपनसेशन नहीं देना चाहते, और उसके बजाय उस पर कोई रिसर्च रिपोर्ट आती है तो उसको आप पब्लिश नहीं होने देना चाहते। ये आपका सेक्युलरिज्म है, ये आपकी डेमोक्रेसी है, ये आपकी इंसान दोस्ती है, ये आपकी मुसलमानों की वोट लेने की कॉन्फिडेंस की पॉलिसी है। उसके मुकाबले महीने में 1 महीना लगा के मोदी जी 2000 लोगों को मारते हैं, तो वो बड़े शैतान है। अब ये शैतानों का वजन करके बताना पड़ेगा कि कौन कितना बड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से इन तमाम चीजों पर राजनीति हो रही है जी, जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, कैसे आखिर ये दूर किया जाए? देखिए, ये सच है, अभी जो हमारे भाई ने फरमाया बात सही है कि तमाम राइट हुए इस देश के अंदर और काफी संख्या में लोग मारे गए। वो घटनाएं भी हुई जो कुछ घटनाएं कांग्रेस रिजीम में हुई, कुछ दूसरे पार्टियों के रिजीम में हुई, लेकिन हुई। ये सब कुल मिलाकर के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और सही सोच का कोई भी राजनीतिक इस चीज का कभी भी कायल नहीं था कि इस तरह की हरकत हो, या कोई सियासी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो, या सियासी लोग इन्वॉल्व हो। चलिए, माजरत के साथ, लेकिन ऐसी घटना हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि अब से भी अगर हम सब लोग इस बात का ध्यान दें कि इस देश के सभी लोग एक हैं, एक होकर उन्हें रहना है, भाई की तरह रहें, भाईचारा विकसित करें, सद्भावना विकसित करें, इस तरह के झगड़े फसाद न हो, तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये देश बचेगा गांधी की आइडियोलॉजी पे, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सबको सोचना है साहब आपका जी। लेकिन ये जो गांधी परिवार ये है जो आज तक कांग्रेस चला रहा है, ठीक है, और वो समय बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका, हरिकेश जी आपका, मुस्तफा साहब आपका, रमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।